गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो लेक्चर थर्ड के अंदर हमारा बेटा टॉपिक रहेगा टॉर्क्यू एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है बच्चे, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क्यू देखना भी क्या रहेगा। अब मैंने क्या लिया बच्चे, एक सिस्टम लिया जिसके अंदर बच्चे कितने पार्टिकल थे, एन पार्टिकल थे। मान लो पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम L1 है, कितना है बच्चे, L1 मान लो तुम्हारे पास। दूसरे का बच्चे कितना होगा, L2 मान लो। इसी प्रकार nth पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मैंने क्या मान लिया, Ln मान लिया। मेरे पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो बच्चे वो क्या होगा भाई, एक एक पार्टिकल का ऐड करते जाओ, टोटल आएगा भाई मेरे सिस्टम का। तो मैंने जोड़ दिया भाई ऐसे, ये लो प्लस में कहां तक, Ln तक जोड़ दिया भाई। ये टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया मेरे सिस्टम का भी। अब बच्चे क्या किया, देखो मैंने इसको समेशन की फॉर्म में लिखा, एल यहां हुआ तुम्हारे पास, इसको समेशन लिखा भी एल आई, और आई कहां से, 1 से लेके एन तक हुआ तुम्हारे पास, ठीक है। तो बहुत सारी टर्म आ रही है, तो इनको हम कंबाइन करके समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई फिक्स कर दिया, और कहां से कहां जा रहा है, आई 1 से शुरू हो रहा है देखो, और एन पे फिनिश हो रहा है। तो लिमिट रख दी मैंने मेरे समेशन की 1 टू एन। तो रखते जाओ 1 बाय 1 और ऐड का साइन लगाते जाओ, वो ऊपर वाली टर्म आएगी एज इट इज। अब देखो बच्चे, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड, तो क्या आएगा, डी एल वेक्टर डिवाइड बाय डी टी आया भाई, आया सर। समेशन आई इज इक्वल टू 1 एन डी एल आई बाय डी टी आया बच्चे, ये आया बच्चे तुम्हारे पास। तो बच्चे ये क्या आ गया तुम्हारे पास, नेट एंगुलर मोमेंटम है, नहीं है, तो ये किसके बराबर होगा बच्चे, नेट टॉर्क के बराबर होगा। पिछली डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि ये चेंज इन मोमेंटम होगा सिस्टम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो बच्चे किसके बराबर होगा तुम्हारे पास, टॉर्क्यू के बराबर होगा। तो ये टोटल टॉर्क्यू है, तो बच्चे किसके बराबर होगा, नेट टॉर्क्यू के बराबर होगा, टोटल टॉर्क्यू के बराबर ही होगा तुम्हारे पास। तो ये मैंने वहां से लिख दिया भाई तुम्हारे पास, ठीक है। तो सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम चेंज है तुम्हारे पास, तो वो किसके इक्वल होगा बच्चे, उसके ऊपर लगने वाले नेट टॉर्क के बराबर होगा, नेट टॉर्क के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं टॉर्क की फॉर्म में लिख दिया भाई यहाँ पे। अब देखो बच्चे, तो सिस्टम पे लगने वाला जो टॉर्क है बच्चे, जो नेट टॉर्क है वो टू वे में हो सकता है तुम्हारे पास। एक तो बाहर से टॉर्क लग रहा हो तुम्हारे पास, ठीक है, और एक पार्टिकलों के अंदर ही क्या लग रहा हो बच्चे, टॉर्क लग रहा हो, एक दूसरे के ऊपर टॉर्क लगा रहे हो तुम्हारे पास, ये मान लो तुम्हारे पास। तो मीन्स जो नेट टॉर्क है बच्चे, वो तुम्हारे पास क्या हुआ, इंटरनल टॉर्क प्लस में बच्चे क्या, एक्सटर्नल टॉर्क हो गया बच्चे, मैंने इसमें लिख दिया। तो नेट दो, एक बाहर से टॉर्क लग रहा होगा, और एक सिस्टम और पार्टिकल के अंदर ही सिस्टमों के बीच टॉर्क लग रहा होगा तुम्हारे पास। तो मैंने समेशन की फॉर्म में लिख दिया इस नेट टॉर्क को यहाँ पे। अब वहां पे बुक के अंदर आप देखोगे तो समेशन लिखा मिलेगा, वो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बच्चे, तो नेट जो मैं इंटरनल टॉर्क की बात करूं बच्चे तुम्हारे पास, तो इंटरनल टॉर्क को बच्चे क्या लिख सकते हैं, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया एक बार। तो इंटरनल टॉर्क जो तुम्हारे पास बच्चे क्या रहेगा, देखो वैसे समेशन आर आई इंटू में तुम्हारे पास क्या रहेगा, एफ आई रहेगा भाई, ये रहता है तुम्हारे पास, ऐसे रहेगा बच्चे तुम्हारे पास। तो टोटल इंटरनल टॉर्क आ गया, सब पार्टिकल जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा भाई, पहले पार्टिकल का, फिर दूसरे का, तीसरे का, मतलब मैंने यहाँ समेशन की फॉर्म में लिख के बता दिया आपको, चलो बता दिया। तो एफ आई क्या है यहाँ पे बच्चे, इंटरनल फोर्स, यहां लगाओ आई, इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स आई, पहले पार्टिकल का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ये बोल दो। अब तुम्हें पता है बच्चे, जो इंटरनल फोर्स होता है वो हमेशा क्या रहेगा, पार्टिकलों के बीच में इक्वल रहेगा। मतलब कोई भी दो पार्टिकल है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, सिस्टम के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, सिस्टम के अंदर के दो पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल बेटे इसके ऊपर मान लो 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो ये भी क्या करेगा, इसके ऊपर 2 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो दोनों के बीच में लगने वाला जो इंटरनल फोर्स होगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा और अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो वो पेयर तो बच्चे क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ भाई। तो नेट उन दोनों कितना है, 0 है। इसी पर कोई दूसरा पेयर उठा लो, उनके बीच का भी 0 आपस में। तो इसका टोटल ओवरऑल जो इंटरनल फोर्स आएगा बच्चे, वो पेयर में आएगा, क्या आएगा, पेयर में आएगा। तो एक एक पेयर बनेगा तुम्हारे पास, तो वो सारे का सारा क्या होगा तुम्हारे पास, 0 होगा, नहीं होगा। तो कह सकते हो तुम, मान लो
ये पार्टिकल बना रहा हूं मैं तुम्हारे पास, मान लो ये पार्टिकल है। अब इन दोनों के बीच में जो इंटरनल फोर्स लगेगी बच्चे वो क्या होगी, जीरो होगी। जितना ये इस पे लगा रहा होगा उतना ये इस पे लगा रहा होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो जीरो हुआ दोनों का रिजल्टेंट। यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। तो इसके बाद सारे के सारे सिस्टम के अंदर जितने भी इंटरनल फोर्स आ रहे हैं वो टोटल निकाल के देखो तो कितना आएगा तुम्हारे पास, जीरो आएगा। वो जीरो आया तुम्हारे पास। तो अब देखिए बच्चे क्या हुआ, तो ये जीरो आया तो बच्चे पूरी टर्म क्या हुई तुम्हारे पास, जीरो हुई, नहीं हुई, क्या हुई, पूरी टर्म जीरो हुई। तो टॉर्क जो इंटरनल रहेगा बच्चे वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये वैल्यू जैसे ही मैं यहां पुट करता हूं तो क्या पाता हूं, डी एल वेक्टर डिवाइड बाय डी टी जो रहेगा बच्चे वो किसके बराबर रहेगा, एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर रहेगा। आई बात समझ में। तो इसका मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा बच्चे वो किसके बराबर होगा, उस पे लगने वाले टोटल एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होगा। यदि मान लो तुम्हारे पास क्या हो, कोई भी टॉर्क ना लग रहा हो एक्सटर्नल मेरे सिस्टम के ऊपर, मतलब उसकी वैल्यू जीरो है, तब उस समय बच्चे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होगा सिस्टम का वो भी कितना आएगा, जीरो ही आएगा बच्चे। तो चेंज जीरो आया तो इसका मतलब वो चीज क्या रही होगी, कांस्टेंट रही होगी भाई, क्या रही होगी, कांस्टेंट रही होगी। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यदि किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे बाहर से जीरो एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है तो बच्चे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही ये लॉ कहता है। ये था बच्चे मेरे पास क्या, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसके बाद बच्चे हम आते हैं तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। देखो बच्चे तो ऑफ अ रिजिड बॉडी, तो बच्चे हमें इक्विलिब्रियम की बात करनी है, ठीक है। तो कोई भी रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर कब होगी, अब देखो मान लो मेरे पास बच्चे ये रिजिड बॉडी है, कोई भी ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, आर जे सॉरी आर बी रिजिड बॉडी, ठीक है, आर बी रिजिड बॉडी शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। अब देखो बच्चे, अब मान लो बाहर से इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है, मान लो बाहर से क्या लग रहा है बच्चे, एक्सटर्नल टॉर्क। और तुम्हें पता है टॉर्क क्या करेगी, इसको बेटा रोटेट करवाएगी, क्या करवाएगी, रोटेट करवाएगी। मान लो मेरा क्या कर रहा है, जो रिजिड बॉडी है वो रोटेट कर रही है, क्या करे, रोटेशनल स्टेट के अंदर है। यदि बच्चे क्या एक्सटर्नल जो टॉर्क है रिजिड बॉडी पे लग रहा है और वो क्या कर रहा हो, उसकी रोटेशनल मोशन को चेंज ना कर रहा हो, रोटेशनल स्टेट को चेंज ना कर रहा हो, तब जो मेरी बॉडी होगी बच्चे रिजिड बॉडी वो कहां कहलाएगी, इक्विलिब्रियम के अंदर कहलाएगी। मींस जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क रिजिड बॉडी की रोटेशनल स्टेट को चेंज ना कर रहा हो तब वो बॉडी कहां कहलाएगी, इक्विलिब्रियम के अंदर कहलाएगी। या फिर तुम ये कह सकते हो कि इस बॉडी के ऊपर लगने वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स बॉडी की ट्रांसलेशनल मोशन को चेंज ना कर रहा हो, ट्रांसलेशन स्टेट को चेंज ना कर रहा हो, तब मेरी जो बॉडी होगी बच्चे वो कहां होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। क्या होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर। यदि मान लो वो ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, चलो कोई बात नहीं, या रोटेशनल मोशन कर रही है, रोटेशनल स्टेट में है या ट्रांसलेशन स्टेट में है, ठीक है। ट्रांसलेशन स्टेट को चेंज करना हो तो आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि रोटेशनल स्टेट को चेंज करना हो तो क्या लगाना पड़ेगा बच्चे, एक्सटर्नल टॉर्क को लगाना पड़ेगा। यदि ये दोनों के दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, अपनी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल स्टेट, मतलब अपनी नहीं बॉडी की रोटेशनल और
ट्रांसलेशन स्टेट को ये चेंज नहीं कर रहे, तब उस समय मेरी ये वाली बॉडी कहां कहलाएगी बच्चे, इक्विलिब्रियम के अंदर कहलाएगी। आई बात है, मीन जिस प्रकार वो रोटेट करे वो रोटेट करती रहे, ठीक है, उसकी रोटेशनल स्टेट चेंज ना हो एक्सटर्नल टॉर्क से, या फिर मेरी बॉडी रोटेट क्या ट्रांसलेशनल स्टेट के अंदर है तो उसकी ट्रांसलेशनल स्टेट चेंज ना हो किससे, नेट एक्सटर्नल फोर्स से, तब मेरी बॉडी बच्चे कहां होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। ठीक है, अब बच्चे आते हैं हम तुम्हारे पास क्या कंडीशन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आती तुम्हारे पास क्या, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ या फिर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन भाई, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, कंडीशन को शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम या फिर ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन हम देखते हैं बच्चे क्या रहेगी। देखो अब मान लो मेरी रिजिड बॉडी जो भी हमने ली थी यहाँ पे, इसके ऊपर बेटा मैनी फोर्स एक्ट हो रहे हैं, मान लो F1 F2 बहुत सारे फोर्स एक्ट हो रहे हैं, मान लो पता नहीं कितने एक्ट हो रहे हैं, मान लो Fn तक लगा लो। ठीक है, तो न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ के सॉरी सेकंड लॉ के अंदर क्या कहा था, भी टोटल जो फोर्स रहेगा बॉडी के ऊपर वो बच्चे किसके इक्वल होगा, उस बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। ठीक है, एक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब देखो बच्चे इसके बाद तो मैं पहले कंडीशन इक्विलिब्रियम की डिफाइन करूं तो वो भी डिफाइन होती है किसके लिए बच्चे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो दो प्रकार के इक्विलिब्रियम हो गए बेटा यहाँ पे, एक तो होगा तुम्हारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक होगा बच्चे रोटेशनल इक्विलिब्रियम तुम्हारे पास। अब देखो तो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब बॉडी या तो बेटे मूव नहीं कर रही हो मतलब रेस्ट पे हो, या मूव कर रही हो किसके साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, या तो वो मूव ही ना कर रही हो मतलब रेस्ट पे हो, या मूव कर रही हो तो किसके साथ कर रही हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कर रही हो, तब मेरी बॉडी कहां कहलाएगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर कहलाएगी। तो उसके लिए मैं कंडीशन निकाल के लेके आऊंगा मैथमेटिकली क्या रहेगी। तो ये फोर्स एक्ट हो रहे थे मेरी बॉडी के ऊपर, तो मैंने क्या लिख दिया, यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ dp/dt के बराबर लिख दिया। अब देखो बच्चे ये क्या एक्सटर्नल फोर्स थे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ये लिख के इज इक्वल टू dp/dt लिख दिया भाई, टोटल करके मैंने समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख दिया। अब देखो तो बच्चे इस पी को मैं तोड़ना चाहूं तो तोड़ सकता हूं क्या, मास इनटू वेलोसिटी के अंदर। ठीक है, मेरी रिजिड बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, m बच्चे उसका मास है रिजिड बॉडी का। ठीक है, अब देखो बच्चे तो मास तो चेंज होगा नहीं भाई, मास तो बाहर आया dv/dt ये हुआ तुम्हारे पास। अभी अभी आप कह के आए भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मेरी बॉडी है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, या बॉडी मूव नहीं कर रही मतलब रेस्ट पे है वो, वेलोसिटी जीरो है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, दो पॉसिबिलिटी है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। तो यदि बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, v इज इक्वल टू जीरो है तुम्हारे पास, सॉरी कांस्टेंट है, तो बच्चे dv/dt तुम्हारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज कितना आएगा, जीरो आएगा। तो dv/dt कितना हुआ, जीरो हुआ। तो यहां पे बच्चे मैं जीरो पुट करता हूं तो मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स टोटल कितना आता है, जीरो आता है। ये बेटा मैथमेटिकल पहली कंडीशन है किसके लिए, फर्स्ट इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, सॉरी फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। अब देखो बच्चे तो क्या कह रही है ये तुम्हारे पास, ठीक है, मेरी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी जब बॉडी के ऊपर बेटा नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा हो, जीरो लग रहा हो। ठीक है, तो मैंने दो वे में कंडीशन बताई मैंने। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नंबर वन तो ये बताई थी, या तो वो मूव नहीं कर रही हो, ठीक है, या वो बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो। ये तो पहली ये तो क्या है तुम्हारे पास एक स्टेटमेंट थी
इक्विलिब्रियम के लिए, ट्रांसलेशन वाले के लिए। अब दूसरी बात क्या आती तुम्हारे पास, ये आती है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो तुम्हारे पास बॉडी पे, 0 हो, तब भी वो कहाँ होगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो दो वे में मैंने डिफाइन कर दिया मेरी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यहाँ पे, जो कि पहली कंडीशन है मेरे पास। अब देखो बच्चे, अब पहले ही कंडीशन को बेटा हम कहाँ लेके आए तुम्हारे पास, लीनियर मोमेंटम की फॉर्म में लेके आए, तो वो क्या होगी तुम्हारे पास, देखो अब ये टर्म आई तुम्हारे पास, तुमने अभी अभी क्या कहा भी एफ एक्सटर्नल फोर्स जो था बच्चे वो dp बाई dt के बराबर आया, नहीं आया, आया था तुम्हारे पास, इस स्टेप में मैंने लिखा था। अब यदि पहली कंडीशन के अंदर या फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर ये तो जीरो है, ये जीरो रख दिया मैंने, तो कितना हुआ dp बाई dt हुआ भाई। अब देखो बच्चे, तो मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो मोमेंटम में चेंज जीरो आने का मतलब क्या कि मोमेंटम क्या रहा होगा तुम्हारे पास, कांस्टेंट रहा होगा, क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। यदि किसी भी रिजिड बॉडी का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, तो बच्चे वो रिजिड बॉडी कहां कहलाएगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद बच्चे हम आते हैं तुम्हारे पास सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब आते हैं बच्चे किसके ऊपर, सेकंड कंडीशन के ऊपर। अब सेकंड कंडीशन जो है बच्चे वो किसके लिए है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी बच्चे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर कहलाएगी कब, जब वो या तो रोटेट ही ना कर रही हो या रोटेट कर रही हो तो किसके साथ बच्चे, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। ठीक है, ये रहेगी मेरे पास पहली सेकंड कंडीशन की स्टेटमेंट। अब मैथमेटिकली इसको ऑब्टेन करना हो तो कैसे ऑब्टेन करेंगे, देखो अब मान लो बच्चे मेरे रिजिड बॉडी पे जो टॉर्क लग रहे हैं एक्सटर्नल, वो क्या लग रहे हैं, टाउ 1 टाउ 2 या टाउ 1 टाउ 2 और टाउ n, ये एक्सटर्नल टॉर्क लग रहे हैं मेरे किसके ऊपर, रिजिड बॉडी के ऊपर। अब देखो बच्चे, तो इन सब का जो टोटल होगा, तो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा बेटा रिजिड बॉडी के ऊपर, वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के होगा। ये हमने पढ़ा था, ठीक है, और बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो बच्चे इसको सेमेस्टर की फॉर्म में लिखना चाहो, टाउ एक्सटर्नल हुआ भाई बच्चे, ठीक है, समेशन में लिख दिया, इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। अब यहां पे बेटा तुम लिमिट लगाना चाहो तो लिमिट लगा सकते हो, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 to n लगा लो एज यू विश, ठीक है, तुम्हारी मर्जी रहेगी। ठीक, अब देखो, तो इसके बाद देखिए बच्चे, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी का जो बच्चे एंगुलर मोमेंटम जो होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा बच्चे, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रिमेंबर रखना, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या थी, कांस्टेंट थी। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बेटे एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा वहां पे। अब यदि बच्चे ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट करता हूं, मैं पुट भी कैसे करूंगा, तो पहले मैं dl बाई dt निकालना चाहूँ तो वो तो जीरो आएगा भाई, जब वो क्वांटिटी ही कांस्टेंट है तो चेंज क्या आएगा, खाएगा, जीरो आएगा भाई, वो भी तुम्हारे पास तो जीरो। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करते तो तुम क्या पाते हो, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क जो लग रहा होगा मेरी बॉडी के ऊपर, वो कितना लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा, इन केस ऑफ इट्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये बेटा क्या आई, दूसरी कंडीशन आई किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, जो क्या कहती है, क्या मतलब है कि कोई भी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर कहलाएगी यदि उसके ऊपर बेटा जीरो नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट हो रहा हो, लग रहा हो तुम्हारे पास। अब यदि एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में बताना हो, ठीक है, तो बताओ भाई, यदि बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, तो वो बॉडी कहाँ है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर है। मींस भाई वो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट के साथ क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। ठीक है बच्चे, ये थी बच्चे सेकंड कंडीशन। इसके बाद बच्चे बात आती है तुम्हारे पास क्या, पार्शियल इक्विलिब्रियम की। किसकी भाई, पार्शियल इक्विलिब्रियम की। पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ी बहुत इक्विलिब्रियम में हो और थोड़ी बहुत ना हो। मींस यदि कोई रिजिड बॉडी बेटा
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन रोटेशनल वाले में नहीं है, ठीक है। या वो बच्चे कहां है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तब जो बॉडी बेटा कही जाएगी वो कहां कही जाएगी, पार्शियल इक्विलिब्रियम में कही जाएगी। भाई दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है, किसी भी एक में है और एक में नहीं है, ठीक है। अब कौन से भी एक में दोनों उल्टा उल्टा कुछ भी कर सकते हो तुम, तो उस समय मेरी बॉडी कहां कहलाएगी बेटा, पार्शियल इक्विलिब्रियम के अंदर करेगी। दोनों इक्विलिब्रियम वहां पे पॉसिबल है, भाई ट्रांसलेशन में भी है और तुम्हारे पास क्या है, रोटेशन में भी है, तब वो परफेक्टली इक्विलिब्रियम के अंदर है तुम्हारे पास, ठीक है, प्योर इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो अब देखो बच्चे, तो एग्जांपल के तौर पे मैं उठाना चाहूं तुम्हारे पास, मान लीजिए हमारे पास ये कोई भी एक रोड है बच्चे, क्या ये एक रोड है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर यहां फोर्स लगाया बच्चे, क्या लगाया यहाँ पे, फोर्स लगाया, कितना भी लगा लो। तो कितना लगा रहे हैं बच्चे, मान लो तुम्हारे पास मैं एफ फोर्स लगा रहा हूं इस एंड के ऊपर, और एफ ही फोर्स मैं कहां लगा रहा हूं बच्चे, इस एंड पे लगा रहा हूं। मान लो लेंथ कितनी है मेरी, इसकी एल है, क्या एल है, और ये बच्चे उसका सेंटर है तुम्हारे पास, ठीक है, कुछ भी मान लो ओ मान लो, चलो, और ये पी क्या हो तुम्हारे पास, रोड होती, चलो, ठीक है। अब देखो बच्चे, तो मैं यहां की बात करूं, मेरी जो रोड है उसके ऊपर टोटल फोर्स कितनी लग रही है तुम्हारे पास, ठीक है, फोर्स एफ वाली फोर्स की बात कर रहा हूं। देखो एफ यहां लगा रहे हो, एफ यहां लगा रहे हो, दोनों एंड पे सेम फोर्स लग रही है और एक ही डायरेक्शन में लग रही है, तो इसका मतलब मेरी रोड क्या करेगी बच्चे, यहाँ पे मूव करेगी, मान लो तुम्हारे पास, ठीक है। या नेट जो फोर्स लग रहा है मेरी बॉडी, वो कितना लग रहा है बच्चे, 2F लग रहा है। इस रोड की बात करूं, एफ यहां, तो टोटल जो फोर्स है मेरी रोड के ऊपर वो कितना लग रहा है, F प्लस F 2F लग रहा है, ठीक है जी। मीन्स नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है, नहीं यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, 2F आ गया भाई। तो इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर तो ये रोड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब होती, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होता बच्चे, इसके ऊपर जीरो होता, वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे नहीं है तुम्हारे पास। इसके बाद देखो, अब मैं टॉर्क क्यों निकालूं बच्चे, पी एंड पे टॉर्क की वैल्यू निकालू, मान लो टाउ 1 की वैल्यू निकाल रहा हूं। अब मान लो यहाँ पे मैं एक्सिस रोटेशन लेके चल रहा हूं, ठीक है, इसके ऊपर मतलब यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी मान लो, ठीक है, तो ये ऐसे घुमा रहा है मान लो, और ये ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, ये वाला फोर्स मान लो ऐसे घुमा रहा होगा तुम्हारे पास, ठीक है, एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे नहीं तुम्हारे पास, ठीक है, ये एक्सिस रोटेशन है मान लो, ठीक है। अब ये फोर्स जो लग रहा है इस एंड पे, ये मेरी रोड को, इस एंड को यहां ले जाने की कोशिश करेगा, और ये वाला यहां ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन दोनों कैसे रोटेट करवा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। ये वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है और ये वाला क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है, ध्यान से देख लो तुम्हारे पास करवा रहा है नहीं करवा रहा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब एक डायरेक्शन तो हुई नहीं ना, तो रोटेट थोड़ा करेगी यहाँ पे, तो रोटेट नहीं करेगी। इसका मतलब टॉर्क क्यों अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, इसका मतलब एक अबो होगा तो एक क्या होगा तुम्हारे पास, बिलो होगा, मतलब एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड तुम्हारे पास, ठीक कह सकते हो। तो नेट जो टॉर्क क्यों आया बच्चे, वो कितना आएगा तुम्हारे पास, जीरो आएगा। कैलकुलेट कर लो, मान लो ये एक्स रोटेशन माने ना, यहाँ से लेंथ कितनी है L/2, ये भी कितनी L/2, यहाँ से लेके यहाँ तक की L/2 ये दोनों तरफ। अब P एंड पे टॉर्क की मान लो बच्चे कितना है, टाउ 1 है, कितना है, टाउ 1 है, निकालो वैल्यू। तो उस पे फोर्स क्या लग रहा है, वो मतलब फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, एक्सिस रोटेशन से, वो कितने यहाँ पे देख लो, इस एंड के यहाँ से L/2 है ना, मल्टीप्लाई में L/2 कर दिया। जो मेरी बॉडी को कहां घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, कहां घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब क्यू एंड पे तुम टॉर्क क्यू देखोगे, वो टाउ 2 हो गया तुम्हारे पास, वो भी क्या होगा, उस एंड पे फोर्स कितना लग रहा है भाई, F लग रहा है, मल्टीप्लाई में उस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन डिस्टेंस कितनी है, मैंने यहां मान एक्सिस रोटेशन L/2 है, L/2, तो सेम टॉर्क क्यों आ रहे हैं बेटा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के साथ आ रहे हैं। तो इसका मतलब नेट जो टॉर्क क्यों निकालोगे तो वो कितना आएगा बच्चे, जीरो आएगा, अपोजिट डायरेक्शन के कारण और सेम मैग्नीट्यूड के कारण यहाँ पे। तो इसका मतलब नेट एक्सटर्नल टॉर्क क्यों कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। तो इसका मतलब मेरी बॉडी बच्चे या मेरी ये रोड जो है वो कहाँ हुई, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर हुई। तो रोटेशनल में तो है लेकिन किस में नहीं थी, ट्रांसलेशन में नहीं थी।
तो दोनों में से किसी एक में और एक में नहीं है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया बेटे? पार्शियल। थोड़ी बहुत है और थोड़ी बहुत नहीं है। थोड़ी बहुत किस में है? रोटेशनल में है। थोड़ी बहुत किस में नहीं है? ट्रांसलेशनल में नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में हो गया। अब मान लीजिए क्या कर रहे होते हम, इसी रोड के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते, मान लो यहां और यहां, एफ फोर्स यहां, एफ फोर्स यहां, ठीक है, यहां लगा रहे हैं मान लो। ये पी एंड हो गया, ये क्या हुआ एंड हो गया? वही सेम लेंथ है बच्चे, एल, ठीक है। ये ओ लो मान लो, तो ये कितना होगा? L/2 होगी, और ये कितनी होगी? L/2। बिल्कुल मिडिल में लिया मैंने वो पॉइंट, ठीक है। पिछले किसी मिडिल में था बिल्कुल। अब देखो बच्चे, तो पी पे जो फोर्स लग रहा है रोड पे वो वहां लग रहा है, और क्या पे कहां लग रहा है? यहां लग रहा है। तो नेट जो फोर्स लग रही है दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट है ना? क्या अपोजिट है? तो अपोजिट लोगे तो एक को नेगेटिव के साथ लोगे, तो बच्चे टोटल जो फोर्स निकाला, चलो ये जोड़ लिया तुमने, एफ जोड़ दिया भाई, माइनस के साथ दूसरा एफ लेना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट ने, एक यहां एक यहां है। तो नेट जो फोर्स आया बच्चे वो कितना आया? 0 आया। तो इसका मतलब ये 0 आ गया, नहीं आ गया बच्चे? ये 0 आ गया तुम्हारे पास। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स मेरी रोड पे 0, तो इसका मतलब ये अब कहां है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हुई भाई। लेकिन यहाँ पे टॉर्क क्यू की बात करूं बच्चे, तो इस एंड पे टॉर्क क्यू निकालना कितना होगा? या फोर्स कितना? एफ है, मल्टीप्लाई में L/2, मल्टीप्लाई में L/2। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है तुम्हारा? यहाँ पे टॉर्क कितनी लग रही होगी तुम्हारे पास? निकालू तो फोर्स मल्टीप्लाई L/2 निकालोगे। टॉर्क का फॉर्मूला यही होता था ना, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही निकाल रहा हूं मैं, यहाँ पे निकाल रहा हूं। तो ये तो कह रहा है मैं घुमाऊंगा यहां, ऐसे घुमाऊंगा, ये कह रही है मैं यहां घुमाऊंगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम तो हो गई भी। ये भी कहां? क्लॉकवाइज, ये भी कहां? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो दोनों की बात बनी भी। तो इसका मतलब मेरी बॉडी यहाँ पे, मेरी रोड क्या करेगी? रोटेट करेगी। क्या करेगी बच्चे? रोटेट करेगी। तो नेट टॉर्क 0 नहीं हुआ यहाँ पे, तभी तो रोटेट कर रही है। नेट टॉर्क यदि 0 है तो रोटेट नहीं करती तुम्हारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है यहाँ पे। तो कौन सा इक्विलिब्रियम बच्चे? पार्शियल इक्विलिब्रियम। एक में है, एक में नहीं है, ठीक है। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम हो गया तुम्हारे पास, क्लियर है। तो ये रहेगा बच्चे हमारे पास क्या? इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बिल्कुल ही नया टॉपिक होगा बच्चे आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। आज के लिए थैंक यू।